तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग में अनएम्प्लॉयमेंट को ऊपर लाना जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना जरूरी है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, मैं इसलिए इस बात को जोर दे रहा हूँ, एंड कम टू द पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट आम युवा जिसको नौकरी नहीं मिलती और नौकरी का इच्छुक ही नहीं, लेकिन उसके लिए नौकरी बहुत जरूरी है, जब उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वो अपने आप को कोसता है कि मैंने शिक्षा बराबर नहीं पाई, मैंने पढ़ाई बराबर नहीं की, बगल वाले के दोस्त को तो नौकरी मिल गई और मेरे भाई को नौकरी मिल गई, मेरी बहन को मिली, मुझे नहीं मिली, तो वो खुद को दोषी पाता है। भागीदार एक्चुअली हमारा माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी है कि उसने एम्प्लॉयमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल समझा ही नहीं। तो ये जरूरी है कि हम एम्प्लॉयमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल माने और ग्रोथ का मायने होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ होना चाहिए, और उसके लिए फास्ट फ्रीक्वेंसी डेटा निकालना जरूरी है। अगर हर 3 माही हम जीडीपी के नंबर निकालते हैं तो हर क्वार्टर को एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स भी निकलने चाहिए, देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन नीचे आने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए कि नहीं। तो मेरे ख्याल से it's a thinking process that we require to change, that all the macroeconomic policies are restrictive. Fiscal deficit अगर बढ़ जाता है तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर मॉनेटरी पॉलिसी रिलैक्स होती है तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट वी कैन डू। Thank you so much, sir. We'll get back to you on some more important issues, but in between on employment and employability, we would like to hear from VC sir, Professor Rajeev Jain sir. वैसे तो अध्यक्षीय उद्बोधन तक ही मेरी बात सीमित थी, परंतु मैं सभागार में बहुत हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक साथी और कई संख्या में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बैठे हैं। मैं चूंकि हमारे यहाँ पर देश के 3 जाने माने अर्थशास्त्री इस मंच पर है, नीति आयोग ने ये इस तरह का पैनल डिस्कशन रखा है तो बच्चों तक बात बहुत अच्छी तरह जाए। मैं खुद मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से बात रखूं जिससे कि हमारे विद्यार्थी उसको एक अलग नज़रिए से बात को समझें और आप लोगों से आंसर ढूंढें, मेरे से नहीं। हम 1990 की बात करें, 90 और 91, 85 से डंकल प्रपोजल से देश में चर्चाएं आरंभ हुई, पर 1991 में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन 3 वर्ड्स को लेकर के काफ़ी डिस्कशन के बाद में देश एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्टेशंस पे उतरा। नरसिम्हा राव सरकार उस समय देश में थी। जब ये बात हो गई, हमारे देश ने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन पे अपना कदम आगे बढ़ाया, तो विश्व की कई कंपनियां 3 वर्ड्स बड़े फेमस हुए, ग्लोबल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल बिजनेस, मल्टीनेशनल बिजनेस। ये बातें आप और हमारे सबके जहन में आने लगी। साथ ही में उस दौर के बाद, उसके 5 साल बाद उपभोक्तावाद ने, कंज्यूमरिज्म ने हमारे देश में पैर पसारे। FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नाम से हमको 0% इंटरेस्ट पे हमको चीज़ें उपलब्ध होने लगी। उपभोक्तावाद बहुत बड़ा। चाइना उस समय हमारे दिमाग में आने लगा। ऐसी स्थिति में जब देश में एक नया दौर आरंभ हुआ, मैं पैनलिस्ट से ये जानना चाहता हूं, एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट, जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, मेरे साथ आप एग्री करेंगे
90% लोग ऐसे हैं जो आज कहते हैं कि मैं एम्प्लॉय हूं, परंतु मैं जो काम करना चाहता था वो काम नहीं कर रहा। मैं तो केवल मजबूरी में बनना ये चाहता था, बन ये गया। और मुझे ये कहते हुए भी बड़ा खेद है कि हमारे शिक्षा में जो शिक्षक हैं वो कहते हैं कि हमारी लास्ट प्रायोरिटी है, परंतु फिर वो इसी में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है देश के सामने। जो नौकरी पा जाते हैं वो तो नौकरी के को अपने आप से उसको जोड़ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट और कुछ था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, और मैं बन गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक इसके साथ में इस देश में इस ग्लोबलाइजेशन के बाद में जो IITs और MBAs जो लोग निकले, उनको भारतवर्ष में नहीं विदेशों में बड़ी कंपनियों ने करोड़ों के पैकेज के माध्यम से उनको जॉब ऑफर की है। पर यदि आप उन कंपनीज की बात करें, उन ग्लोबल कंपनीज की बात करें, उनकी व्यथा ये है कि 1995 और 2000 के बीच में दो तरह का दौर आया। ये देखा गया कि हम लाखों रुपए टाइम्स ऑफ इंडिया में पैसे खर्च करके विज्ञापन के माध्यम से ऐसे बड़े बड़े डिग्रीधारियों को लेते हैं, परंतु वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करके थोड़े दिन बाद में दूसरी कंपनी पर, जिसे हम लेबर टर्नओवर या हम एक प्रकार से टर्नओवर की कैपेसिटी में बात करते हैं, वो स्थिति एक देश में आज भी बनी हुई है। और एक तरफ एम्प्लॉयबिलिटी की बात है। मैं अपनी बात ज़्यादा लंबी नहीं कहना चाहता। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा फोकस आ रहा है कि हम स्किल बेस्ड कोर्सेज पर ध्यान ज़्यादा दें, हम वोकेशनल कोर्सेज पे जिसका कि संज्ञान हमारे तीनों पैनलिस्ट लेंगे। मेरा अपना मानना है कि 2020 से लेकर 2030 का जो ये दशक है वो बेसिकली मैंडेट है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये डेडिकेटेड टू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, और जिसके लिए 2014 में इस देश में जो सरकार बनी उसने मुद्रा बैंक के माध्यम से इसको सहारने में, बढ़ाने में और कई एंटरप्रेन्योर्स खड़ा करने में स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया के जगलरी वर्ड्स के माध्यम से ये सारी चीजें आप और हमारे बीच में आई। मैं किसी भी चीज का पक्षधर या किसी बात का विरोध करने की बात यहाँ नहीं रख रहा। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में जब ये कोरोना था उसके बीच में हमारे को सुनने पड़ा कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किए। हमसे कुछ लोग पूछते थे कि भाई ये 20 लाख करोड़ गए कहाँ? पर यदि आप इसको आज के परिवेश में देखें तो सच्चाई है कि जो बातें यहाँ पर मन से हो रही है वो 20 लाख करोड़ हमारे उद्योग धंधे और हमारे व्यापार को, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने में काम आए। मैं कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, इनके मन में यही बात है कि वो किस लाइन पे जाए और वो जो पढ़ लिख करके कैसा जॉब चाहते हैं उसको कैसे ले पाने में सक्षम हो, और साथ में वो उस राह को किस माध्यम से ले, या स्किल डेवलपमेंट और जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है उस पर जोर देके करें, तो हमारे साथी, हमारे विद्यार्थी कुछ लाभान्वित हो सकेंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे विद्यार्थियों और हमारे पैनल के सामने रखी, एंड वी वुड लाइक टू आवर पैनल टू कमेंट ऑन दैट। बट बिफोर दैट हम इस डिस्कशन को आगे ले जाते हुए अभिरूप सर के पास आना चाहेंगे। अभिरूप सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर ही अगर हम कंटिन्यू करें तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू रिलेट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी विद एम्प्लॉयमेंट? एंड सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे सामने है, दैट इज डू यू थिंक we have kind of a brain drain situation in the country. Our youth leaving the country, educated youth, they don't want to come back, and how do we retain that brain drain kind of situation? So these two issues we will start off. Thank you very much. Thank you for inviting me. तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट मेरी हिंदी मतलब स्कूल में तो पढ़ा था, पर ज़्यादातर हिंदी मैंने दिल्ली की सड़कों पे सीखा है, तो वो यहाँ पे यूज़ करना उचित नहीं होगा, तो मुझे माफ़ करें। बेसिकली मैं
का आंसर करूँगा थोड़ा हट के, थोड़ा पीछे पूरा देख के। देखिए ये जो डिस्कशंस हो रही हैं यहाँ पे संतोष जी ने बात की, विराज की, मुझे ना थोड़ा ये लग रहा है कि ये थोड़ा पैटर्निस्टिक टाइप की बातें हैं। तो जैसे संतोष जी की मैं ही इज़ नॉट हियर, मे बी इट्स नॉट फेयर। देखिए ये थोड़े पेरेंट्स टाइप के ये सब आशाएं हैं कि बेटा ये करेगा, बेटा वो करेगा। अरे बेटा क्या कर, बेटे ने क्या किया, बेटा कैसा है, पिछले सालों में क्या किया है आपने देखा नहीं। और यू नो पास के बच्चे को देखो, चाइना देखो क्या किया उसने, है ना। तो ये आई थिंक दैट थोड़ा रियलिटी चेक इम्पोर्टेंट है। तो मैं आंखें नहीं दूंगा, मुझे बताया आंखों में, मैं तो एज अ स्टूडेंट सो ही जाता था, तो आंखों नहीं दूंगा, मैं ऊपर से बात करूंगा। तो अगर आप जस्ट एविडेंस देखें कि इस देश का ये आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हमारा ग्रोथ कहाँ से आया है, हमारा ग्रोथ आया है हायर एजुकेशन से। आप जो भी बोले कि हायर एजुकेशन बकवास है, लोग कुछ नहीं सीखते हैं, कोर्सेज कुछ यूजफुल नहीं है, ये सब बोल सकते हैं, पर इट्स द ट्रूथ कि लोग जब एक्चुअली या इकोनोमेट्रिक काम करते हैं या कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, द ओनली लेवल ऑफ एजुकेशन जो मैटर करता है फॉर ग्रोथ वो है हायर एजुकेशन, द शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो हायर एजुकेटेड है, ठीक है ना। तो ये बेटा कैसा है पहले तो जान लीजिए कि ये ऐसा है, ठीक है। उसका मतलब है कि आपके बाकी लेवल्स ऑफ एजुकेशन आइदर यूजफुल नहीं है, या आपका स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी का, सेक्टोरल स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे आपको स्कूलिंग, सेकेंडरी स्कूलिंग आप बढ़ाएंगे और आपका उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो करेंगे क्या, यूजफुल नहीं है, ठीक है। सो ये बेटे को जानना आपको थोड़ी, यू नो बेटी पे हम बाद में आएंगे, तो बेटे को जानना आपको जरूरी है, ठीक है, कि ऐसा इसमें टेंडेंसी है। अब दूसरा पैटर्निस्टिक ये है कि ये आशा कि हम लोग हर चीज को यू नो कंट्रोल करेंगे। एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये है कि हमारा प्रोसेस जो है वो बहुत ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। तो ये हम चाइना नहीं है, आपको हम लोग बोल रहे हैं कि चाइना बहुत बढ़िया है, बहुत प्लान किया है, आपको मैं लेके चाइना डाल दूँ तो आप भाग आए, ठीक है ना। वहाँ पे द काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, ओवर पीपल्स लाइव्स, वो इतना है कि वो आई डोंट थिंक हम एक्सेप्ट करें। तो इकोनॉमिक्स तो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, हमारा लाइफ भी है, राइट। सो अगर ऑर्गेनिकली देखें तो ये हमारा रियलिटी है कि हमारा हायर एजुकेशन हमारा यू नो इंजन ऑफ ग्रोथ है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि इसको फिर हम इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, या अगर कोई ऑल्टरनेट है तो उसको हमेशा कंपेयर करें कि अगर 1 पैसा आपका है, 1 रुपया है, तो वो कहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे देखिए बहुत हमारे पॉलिसीज में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा पुश आई वुड से देश में रहा है विद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि इंडिया में बहुत पार्ट थी, कि आप स्कूलिंग बढ़ाइए, ठीक है। तो बढ़िया जी, स्कूलिंग आपको सुन लिया, सेकेंडरी एजुकेशन में बढ़ रहा है, प्राइमरी एजुकेशन में बढ़ रहा है, बढ़ तो गया, पर इससे फिर फाइनली हमें हुआ क्या। तो इस क्वेश्चन पे हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेलफेयर और सोशल वेलफेयर ये सेम चीज नहीं है, ओके। ये जो बात की जॉबलेस ग्रोथ हमारे देश में नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये भी ट्रूथ है कि जितना पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है फ्रॉम लेट 80s और मिड 80s, दैट इज आल्सो वेरी गुड। हम लोग कुछ चाइना हैज डन अ लॉट, पर ये भी है कि चाइना के स्टैटिस्टिक्स लोग बिलीव नहीं करते हैं, मेनी पीपल। इंडिया का जो कि ओपन डेटा है, पीपल हैव सीन दोस, एंड इंडिया ने कुछ खराब नहीं किया है। तो यही लॉपसाइडेड स्ट्रक्चर जो आपका एजुकेशन, जहाँ पे हायर एजुकेशन आपको ड्राइव कर रहा है, उसी कंट्री में पॉवर्टी रिडक्शन हैज बीन फास्ट in spite of jobless growth. So it's an important thing for us to understand कि क्या ऐसे स्ट्रक्चर हमारे हो सकते हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस पे हमें पता है कि क्या करें, जिसमें हम लोग ये जो बेटा जैसा है उसको रहने दें वैसा, थोड़ा थोड़ा उसको इम्प्रूव करें, पर ऐसा नहीं कि वो ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। आप उसको अडैप्ट करें, पर
जो रियलिटी है उसको आप फेस करें। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, आपके स्कूल एजुकेशन बेटर होगा, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है इंडिया में? मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लोग हैं पर कोई ग्रोथ नहीं है, वैल्यू एडेड बहुत कम है। तो अगर आप ओवरनाइट होप करें कि एजुकेशन हम बड़ा बढ़िया कर देंगे स्कूल में और सब निकल के एम्प्लॉयबल हो जाएंगे, पर एम्प्लॉयमेंट देगा कौन? ठीक है, तो वी हैव फेस दिस रियलिटी। सो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लोग सोचें तो आप देखेंगे अलग अलग कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट हैं स्कूलिंग के लेवल पे, कुछ कंपोनेंट है हायर एजुकेशन के लेवल पे। तो मैं इसको एक पॉलिसी नहीं मानता हूँ, इसलिए नहीं मानता हूँ कि देखिए आप राजस्थान, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, आप बाय द वे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड इसलिए नहीं है कि आप यंग हैं, आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कि आप यंग हैं और यूनिवर्सिटी में आप ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसलिए कि इंडिया का अगर स्टेट स्ट्रक्चर देखें स्टेट्स का, तो कुछ स्टेट्स हैं जो जहाँ पे आप एक प्रोसेस अभी शुरू करेंगे स्कूलिंग में तो इसका आप बेनिफिट पा सकते हैं। राजस्थान एक स्टेट है, राजस्थान यंग स्टेट है, यूपी, बिहार, पर इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जिनको 2030, 2040 तक ऑलरेडी खत्म हो गया। इनफैक्ट केरला, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में ये तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, डिपेंडेंसी रेशियो संतोष जी ने ऑलरेडी बढ़ गया। तो वहाँ पे आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऊपर का पार्ट, हायर एजुकेशन का पार्ट आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि ऐसे भी ऑलरेडी इनका अकॉम्प्लिशमेंट हाई है कि उस लेवल पे क्या स्तर पे हम चेंज कर सकते हैं जो कि यूजफुल हो, इमीडिएटली ग्रोथ मिले। और यूपी, राजस्थान, यहाँ पे आपको भी टाइम है, तो यहाँ पे आप यू कैन फोकस ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि स्कूलिंग पे। ये अदर पैटर्निस्टिक आइडिया है कि हम लोग एक पॉलिसी से कुछ चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया का एविडेंस ये है कि पॉलिसी में कुछ खास चेंज नहीं होता है, जिसको जो करना होता है। अगर पब्लिक स्कूल खोले तो आफ्टर सम पॉइंट पब्लिक स्कूल काम नहीं करता है तो प्राइवेट में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक पब्लिक पॉलिसी को सोचना चाहिए कि लिमिटेशंस ना रहे, नॉट टू पुट बाधाएं आपके सामने इन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि वाइस चांसलर ने कि हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, क्यों नहीं है ये वोकेशनल। आपको मैं सबसे इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेडिसिन। इस देश में जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, व्हाई इज इट, और बच्चे स्कूल से सब लगे हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, ये क्यों है कि डॉक्टर नहीं है, राइट? देयर इज अ कंस्ट्रेंट नहीं हो रहा है, लोग एक डॉक्टर बनने को तैयार हैं, देश को डॉक्टर चाहिए, पर कुछ एक रेगुलेशन जिससे वो नहीं बन पा। सो इकोनॉमिक पॉलिसी का और जो भी सोशल पॉलिसी का मेरे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन रोल होना चाहिए कि ये जो बाधाएं हैं, ये रेगुलेशंस हैं, मोर एंड मोर इनको रिमूव कर, जिससे ऑर्गेनिकली आप लोग जो सोच रहे हैं दैट इज। सो एक one example is private, the emphasis on private school। अब ये है कि प्राइवेट स्कूलिंग का ये मतलब नहीं कि ये समस्या का हल है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट स्कूलिंग भी बहुत तरह के होते हैं। सभी बेस्ट स्कूल जो हैं, हम लोग सोचते हैं कि जयपुर के बेस्ट स्कूल वही है, वो तो नहीं, प्राइवेट स्कूल तो ऑल टाइप्स के होते हैं। पर ये इट इज रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स डिमांड फॉर। बहुत खराब होगा तो लोग हल्ला करेंगे एट सम पॉइंट, पर पब्लिक स्कूलिंग खराब होगा तो तब करेंगे क्या, राइट? सो ओनली सो मच यू कैन डू, यू कैन वोट पीपल आउट, पर उससे इट्स डिफिकल्ट टू मेक एनी चेंज। सो आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ seeing a role of the private sector, seeing a role of the private sector is, in the ideal world ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट कंट्री, अभी अमेरिका का सोच लीजिए, अमेरिका सबसे प्राइवेट कंट्री है, पब्लिक स्कूल, प्राइमरी स्कूलिंग पब्लिक ही है, तो मोस्ट कंट्रीज का एग्जांपल है कि पब्लिक है, पर हमारे देश में पब्लिक काम नहीं करता है, ये भी रियलिटी है। हम लोग बहुत लगा चुके हैं पैसे, ऐसा नहीं लगाया, तो these are second best solution। So I think one of the things सबको मैं स्टूडेंट्स को अर्ज करूंगा कि आप हमेशा फर्स्ट बेस्ट, क्या सबसे बेस्ट है, ये ना सोच के ये सोचें कि कुछ हमारे रियलिटीज हैं, इनमें क्या चेंजेस, तब्दीलियां ला सकते हैं जिससे हम लोग थोड़ा बेटर हैं।
And I think in that respect, emphasis on private schooling is well taken. Quality of schooling. ऐसा नहीं कि quality of schooling में पहली बात नहीं हुई है. हमारे 86 के पॉलिसी में भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात हुई थी. पर या अगर आप प्राइवेट करें तो थोड़ा बहुत हो सकता है रिस्पॉन्सिव हो to the quality that it produces. At the higher education level, there are various policies in place. Some have to do with new understanding of higher education. Higher education में क्या करना चाहिए? By the way, किसी को ऐसा US में भी हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. ऐसा कुछ स्टेबल मॉडल नहीं है. इसलिए स्टेबल मॉडल नहीं है कि आपको हम लोग बोल रहे हैं कि आपको स्किल बनाएंगे. एक टाइम पे टाइपिस्ट बनना भी एक स्किल था. वो क्या करता आज कुछ एक भी नौकरी नहीं मिलती. स्किल डेवलपमेंट, स्किलिंग इज रियली वेरी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, राइट? सो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या हम लोग ऐसा स्किल दें जिससे आपको सस्टेन एम्प्लॉयमेंट और कंट्री को ग्रोथ मिले. आप देखिए यूएस में कितने लोग ट्रेन हैं एज इंजीनियर्स. लास्ट 10 साल में इंजीनियर्स की नौकरी नहीं है. आउटसाइड आईटी देयर इज नो जॉब बिकॉज ऑटोमेशन हो रहा है. अनएक्सपेक्टेड था. हमारे कंट्री में भी होने वाला है शायद, पता नहीं. थिंग्स आर ऑलवेज स्लोअर इन इंडिया. इसलिए आई थिंक दैट संतोष जी ने कहा कि और बीए बीएससी ये सब से हम थोड़ा ऊपर आगे बढ़े. मेरा मानना है कि यू नो if whatever capacity is there अभी आपके टीचर्स का है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, if you try to do a better job at it, that is more meaningful than restarting something and saying कि बड़ा सा drastic कुछ. हमेशा लगता है ना कि जब कुछ काम नहीं हो रहा है कि एकदम नया नोटबुक फेंक